फॉल्कन्स ऑन फ्लाइट। प्लेन में सफर करने का मतलब है कि आपको एक छोटी सी सीमित जगह में अनजान स्ट्रेंज कैरेक्टर के साथ बैठकर सफर करना पड़ता है। खैर शुक्र मनाइए कि आपको कभी 80 शिकारी पक्षियों के साथ प्लेन में कैबिन शेयर करने की नौबत ना आई हो। सऊदी अरब में रॉयल फैमिली को उनकी बेशुमार दौलत और उनके शान और शौकत और खुले खर्चे के लिए जाना जाता है। एक सऊदी प्रिंस ने अपने 80 बाजुओं के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा था ताकि उसके 80 फॉल्कन सुरक्षित सफर कर सके। रेडिट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर जो 2017 में ऑनलाइन वायरल हो गई थी, जिसमें एक पैसेंजर प्लेन की सीट पर बैठे फॉल्कन देखे जा सकते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। सीटों पर चुपचाप बैठे पक्षियों की तस्वीर विमान के पायलट ने खींची थी। नाम है कि अमीरात में फॉल्कन को अपने खुद के ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन पासपोर्ट होते हैं। पासपोर्ट 3 साल के लिए वैध होते हैं, जो फॉल्कन को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मोरक्को और सीरिया की यात्रा करने की अनुमति देता है। मिडिल ईस्ट में फॉल्कन्स अक्सर अपने मालिकों के साथ फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। जंगल की आग। सन 2018 में कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर राज्य के उत्तरी भाग में विनाशकारी आग फैलने की श्रृंखला की शुरुआत हुई और इस आग में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और सैकड़ों जान माल का नुकसान भी हुआ, जो कि कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे घातक और सबसे विनाशकारी जंगल की आग का रिकॉर्ड बन गया। लेकिन आपदा के इस मंजर की वजह समझना वास्तव में कठिन था। लेकिन अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ान में यात्रियों को इस पूरे मंजर की अनोखी और जीती जागती तस्वीरें मिली। विमान के यात्रियों ने धुएं का गुबार आसमान में उड़ता देखा, जो कि हवा में 30,000 फीट ऊपर था। एलए से बोस्टन के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों में से एक ने विमान से आग लगने का एक वीडियो शूट किया, जो कि दिल को बहुत विचलित कर देने वाला दृश्य था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे विमान उस विशालकाय भूरे बादल से जा रहा है, जो बादल न होकर जंगल की आग से निकला हुआ धुआं था, जो हिरोशिमा धमाके के आकार का था। इसे अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता था और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इस भयभीत और विनाशकारी वाइल्ड फायर की फोटो ली। स्पेस शटल। किसी भी देश या देशवासियों के लिए स्पेस शटल का लॉन्च होना एक विस्मयकारी उत्सव के समान है, जो ये दर्शाता है कि मानवता ने विज्ञान और तकनीक की मदद से जमीन से आसमान को छू लिया है। ये किसी भी देश के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। इंसान की सोच कहां तक जा सकती है कि बम धमाके से रॉकेट उड़ सकता है और स्पेस में पहुंच सकता है। लेकिन ये तब और भी विस्मयकारी हो गया जब 16 मई 2011 में फ्लोरिडा से व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क के लिए हवाई जहाज ने उड़ान भरी। तो जहाज में बैठे सौभाग्यशाली यात्रियों ने बादलों को चीरते हुए एंडेवर के 25वें और अंतिम स्पेस लॉन्च को साक्षात अपनी आंखों से देखा, जो कभी उन्होंने सिर्फ टीवी या इंटरनेट पर ही देखा होगा। ऐसे नजारों को यात्रियों ने अपने कैमरे में वीडियो बना के हमेशा के लिए अपने यादों में संजो लिया। थंडरस्टॉर्म। आपने बारिश में अक्सर जहाजों को आसमान में उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर हवाई जहाज पर बिजली गिर जाए? जरा सोचिए उनकी क्या हालत होगी अगर प्लेन पर बिजली गिरते खुद प्लेन में सवार यात्री देख ले। जी हाँ, ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। मिशेल स्टीवर्ट नाम की यात्री के साथ जब पेरिस के ऊपर उड़ान भरने के दौरान उन्होंने वो पल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मिशेल स्टीवर्ट उस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे जब प्लेन बादलों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी बिजली गिरी और विंग पर टकरा गई। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वैसे ये कोई अविश्वसनीय घटना नहीं है, ऐसा होते रहता है, लेकिन बिजली गिरने पर यात्री इसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा विमान एक एल्यूमिनियम कोटिंग के साथ कवर किया गया है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करके रखता है, लेकिन विमान के अंदर नहीं जाने देता। इसलिए जब किसी विमान पर बिजली गिरती है तो वो उसकी ऊपरी परत से होती हुई गुजर जाती है। इस बारे में हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। क्या आपने भी अपने उड़ान के सफर में ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और किस किस ने अब तक हवाई जहाज में सफर नहीं किया है वो भी जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड करना ना भूलें।
20 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया की नजरें चांद पर टिकी हुई थी, क्योंकि पहली बार कोई इंसान चांद पर उतरने वाला था। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया। हालांकि पूरी दुनिया अपोलो 11 के बारे में सिर्फ इतना ही जानती है कि उस दिन एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर सही सलामत उतरे थे और कुछ टाइम बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि उस दिन चांद की धरती पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये बात आज से करीब 51 साल पहले की है, जब अमेरिका अपने कई असफल प्रयासों के बाद अपोलो 11 को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा था। सारी तैयारियों के बाद अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के 4 दिन बाद ये चंद्रमा की सतह के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। यानी अब अगले कुछ ही पलों में अपोलो 11 का चंद्रयान ईगल अपने निर्धारित स्पॉट पर उतरने को तैयार था। लेकिन जब लैंडिंग से पहले टाइम की गणना की गई तो पता चला कि ईगल किसी अज्ञात कारण की वजह से अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। यानी इसका मतलब ये था कि जो जगह लैंडिंग के लिए निर्धारित की गई थी, अब ईगल वहां ना उतरकर कहीं ऐसी जगह लैंड करेगा जिसका आइडिया ना तो कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को था और ना ही विमान चला रहे एस्ट्रोनॉट को। इधर अंतरिक्ष यान और चंद्रमा के बीच की दूरी अब महज कुछ ही किलोमीटर बची थी, जो एक बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि ये एक ऐसी लैंडिंग होने वाली थी जिसका परिणाम क्या होगा ये आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन दोनों ही नहीं जानते थे। इतना काफी नहीं था कि तभी अचानक उनके विमान में मौजूद कंप्यूटर भी एरर शो करने लगा, जिसके चलते विमान की ऑटोमेटिक प्रणाली बाधित होने लगी थी। उधर लैंडिंग का समय भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग को तय करना था कि विमान को एक विशालकाय क्रेटर में उतरने दें या फिर इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेकर इसकी लैंडिंग ऐसी जगह करवाएं जिससे उनकी और विमान दोनों की जान बच सके। आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्थिति की गंभीरता को मापते हुए विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और 20 जुलाई रात करीब 8:17 पर ईगल की सफल लैंडिंग करवा दी। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चुनी गई जगह को खुद उन्होंने ही ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया था, जहां गर्व के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने पहली बार कदम रखे थे और फिर अपने देश का झंडा फहराया था। आपको यहाँ तक जानने के बाद लग रहा होगा कि चलो आखिरकार एक छोटी सी मुसीबत के बाद फाइनली ये मिशन कामयाब हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। असली मुसीबतें तो अभी आने वाली थी, जिसके आगे ये मिशन कभी भी घुटने टेक सकता था। धरती पर बैठे आप और हम जैसे लोग जिन्हें ये लग रहा था कि अब तो अपोलो 11 अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और अब केवल जश्न मनाना ही बाकी रह गया है, उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि अभी इस मिशन की असली परीक्षा यानी सफलतापूर्वक घर वापसी तो अभी बाकी ही थी, जिसे पूरा किए बगैर ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन ये चीज एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से असंभव हो गई थी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंसने वाले थे। दरअसल हुआ यूं कि चंद्रमा पर लैंडिंग के तुरंत बाद विमान के इंजन में मौजूद फ्यूल पाइप में दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि चंद्रमा पर टेम्परेचर काफी कम होने के कारण फ्यूल पाइप में मौजूद नमी अब बर्फ में बदल चुकी थी, जिसके कारण पाइप का दबाव तय मापदंडों से काफी ज्यादा हो चुका था। हालात ये हो चुकी थी कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को ये आदेश देने ही वाला था कि विमान को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि वो दबाव इतना ज्यादा था कि विमान किसी भी समय ब्लास्ट कर सकता था और अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा पर ही फंस कर रह जाते। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ही थी कि कुछ समय बाद ही बर्फ पिघलने लगी, जिसके कारण पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि इंसान की ये कोशिश बेकार ना जाए, लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि इस समस्या से निकलने के तुरंत बाद विमान के एक पार्ट में गड़बड़ होने लगी। विमान के इस हिस्से का एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो चुका था और उस हिस्से की पावर भी पूरी तरह कट हो चुकी थी। हालांकि कुछ समय बाद खोया हुआ स्विच एल्ड्रिन को किसी तरह वापस मिल गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि इस स्विच की वजह से हुए सर्किट ब्रेकडाउन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की ट्रेनिंग उन्हें कभी दी ही नहीं गई थी। 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो एल्ड्रिन ने एक पेन को उस छेद में डाला जहां से वो स्विच टूटा था। कमाल की बात ये रही कि जो काम 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद भी नामुमकिन सा लगने लगा था, वो एक पेन की मदद से पूरा हो गया। एल्ड्रिन की सूझबूझ के कारण विमान की वो बंद पड़ी यूनिट फिर से चलने लगी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो वक्त था घर वापसी का। इसके लिए नासा ने ये प्लान बनाया था कि कोलंबिया विमान जिसकी मदद से उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटना था, उसमें मौजूद 2 मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट थे और सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया विमान का अन्य सामान था, को कोलंबिया के धरती में प्रवेश करते ही अलग अलग दिशाओं में अलग होना था। यानी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही कोलंबिया से दोनों मॉड्यूल विपरीत दिशाओं में अलग होने थे, जिससे इन दोनों का आपस में टकराव ना हो सके।
इस तरह प्रशांत महासागर में दोनों ही मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हो जाती और मिशन भी कामयाब हो जाता। लेकिन शायद इम्तिहान की घड़ियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हुए तो ये दोनों अपोजिट दिशाओं में जाने की बजाय एक दूसरे के आगे पीछे एक ही दिशा में गिरने लगे। जिस स्पीड से ये दोनों मॉड्यूल नीचे की तरफ आ रहे थे, उस समय टकराना तो छोड़िए, अगर ये दोनों आपस में टच भी हो जाते तो वहीं ब्लास्ट हो जाते। लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। दोनों मॉड्यूल बिना किसी टक्कर के सफलतापूर्वक अंततः 24 जुलाई को प्रशांत महासागर में आकर गिरे, जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आखिरकार अपोलो 11 पूरी तरह कामयाब रहा। हालांकि अभी एक और खतरा था जो इन एस्ट्रोनॉट के सर पर मंडरा रहा था। एक नए वातावरण में से वापस आने के कारण वैज्ञानिकों को ये डर था कि कहीं इनके शरीर में कोई अनजान बैक्टीरिया या वायरस तो मौजूद नहीं था, जो संभवतः पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। इसलिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अगले 3 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, ताकि अगर उनके शरीर में किसी वायरस या बैक्टीरिया ने प्रवेश किया हो तो उसका असर दिख सके। हालांकि एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि उस क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आने से पहले या तो उन्हें स्वस्थ होना था या फिर किसी अनजान बीमारी से घिरकर मर जाना था, क्योंकि अगर वो किसी एलियन बैक्टीरिया से संक्रमित होते तो उसका इलाज शायद पृथ्वी के वैज्ञानिकों के लिए संभव ही नहीं था। लेकिन यहाँ भी उनका साथ उनकी किस्मत ने बखूबी निभाया और ये लोग अपना क्वारंटाइन पूरा करके दुनिया के सामने एक रियल हीरो की तरह वापस आए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।